के अंतर्गत हम लेसन 2 पढ़ रहे थे, उसमें कुछ टॉपिक रह गए हैं, जिसमें जो दूसरा हमारा पाठ था विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसके अंतर्गत हम देखें तो आज जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें आ रहा है कि जनसंख्या प्रवास। कहने का तात्पर्य जनसंख्या प्रवास। अब जनसंख्या प्रवास के अंतर्गत कहने का तात्पर्य कि जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ रही है, इसके बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या का हस्तांतरण कैसे होता है, जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे प्रवास करती है। कहने का तात्पर्य कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे निवास करती है, वही है जनसंख्या प्रवास। तो अगर आप प्राचीन काल से देखा जाए तो हमारे विभिन्न भागों में, पृथ्वी के विभिन्न भागों में जो है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को मानव जो है मानव वर्गों का प्रवासन करने का तात्पर्य कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता रहा, जिसे हम जनसंख्या का स्थानांतरण कहते हैं। और इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की जनांकिकी के अनुसार है कि प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक गतिशीलता या स्थानीय गतिशीलता है, जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में होता है। कहने का तात्पर्य कि एक देश के व्यक्ति दूसरे देशों में जाकर के निवास करते हैं और सामान्यतः इसके फलस्वरूप उत्पत्ति वाले जो स्थल हैं, उत्पत्ति वाले स्थल का तात्पर्य कि जहाँ मानव ने जन्म लिया उस भूमि से और दूसरी जगह पर पहुंचने वाला जो क्षेत्र है। कहने का तात्पर्य कि एक भूभाग से मानव उठ करके दूसरे भूभाग में जाकर बसने की जो प्रतिक्रिया है, वही दूसरे क्षेत्रों में जो वहां का आवास होता है उसमें परिवर्तन होता है। और इस प्रकार का प्रवास जो है अस्थायी होता है। कहने का तात्पर्य कि जब मानव एक भूभाग को छोड़कर किसी दूसरे भूभाग पर बस जाता तो वहीं पर वह रहने लगता है, जिसे हम अस्थायी प्रवास कहते हैं, क्योंकि इसमें मानव का निवास अस्थायी रूप से बदल जाता है, मानव वहीं बस जाता है और अपनी सारी दैनिक प्रतिक्रियाएं वहीं पर करता है, अपनी रोजी रोटी या अपना घर मकान, अपने परिवार का भरण पोषण, उसके साथ साथ जीविका को चलाने के लिए अपना बिजनेस या व्यापार या कहीं बड़े पैमाने पर अपनी रोजी की तलाश में दूसरी जगह बस जाता है, क्योंकि मानव का निवास जो अस्थायी रूप में बदल जाता है। और इस प्रकार सामान्य निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना जो है प्रवास कहा जाता है। इसलिए कहने का तात्पर्य कि मनुष्य एक जगह से, जनसंख्या का तात्पर्य मानव से है, तो मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वहां निवास करने लगता है, यही जनसंख्या का प्रवास कहलाता है। अब प्रवास के पक्ष में कुछ तर्क हैं। प्रवास के पक्ष, प्रवास के पक्ष, तो प्रवास के जो पक्ष हैं, इस पक्षों में कई पक्ष इसके आते हैं, जिसमें हम देखेंगे पहला आता है देश पक्ष। नंबर 1 देश पक्ष। अब यहां हम चर्चा करेंगे कि देश पक्ष के अंतर्गत क्या चीजें समाहित हैं या क्या चीजें आती हैं। तो देश पक्ष के अंतर्गत यह अध्ययन होता है कि जनसंख्या का प्रवास किस प्रकार एक देश से दूसरे देशों में या एक देश से दूसरे देशों में किस प्रकार हुआ, इस स्थान की दृष्टि से स्थानांतरण जो है कई
हो सकता है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण। अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण का तात्पर्य ये है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर बसने की जो प्रक्रिया है वह अंतर महाद्वीप स्थानांतरण कहलाता है। अंतर महाद्वीप मतलब एक महाद्वीप से हम दूसरे महाद्वीप में जाकर जनसंख्या निवास करें। उदाहरण के रूप में जैसे एशिया महाद्वीप से कुछ जनसंख्या जाकर के यूरोप महाद्वीप में प्रवास करने लगे, यह अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण कहलाएगा। दूसरा है अंतर्देशीय या अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। तो अंतर्देशीय या अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण का तात्पर्य है कि अंतर्देशीय मतलब अपने देश से हम किसी दूसरे देशों में जाके जनसंख्या प्रवास करने लगे। मतलब कहने का तात्पर्य कि किसी एक देश से दूसरे देश को, उदाहरण के रूप में जैसे भारत के नागरिक जाकर ऑस्ट्रेलिया में बसना प्रारंभ कर दें या ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे, यह प्रक्रिया अंतर्देशीय या अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण की प्रक्रिया कहलाएगी। तीसरा है अंतर प्रांतीय स्थानांतरण। अंतर प्रांतीय का तात्पर्य समझते हैं, प्रांत का तात्पर्य राज्य से। कहने का तात्पर्य कि जैसे भारत है, भारत देश के अंतर्गत कुल जो 29 राज्य हैं, तो इन 29 राज्यों में 29 में 28 रह गए। 28 राज्यों में से किसी एक राज्य के नागरिक किसी दूसरे राज्य में जाकर निवास करने लगे। उदाहरण के रूप में जैसे उत्तर प्रदेश से कुछ नागरिक बंगाल या कहीं कोलकाता में जाकर निवास करने लगे, या महाराष्ट्र से कुछ नागरिक मध्य प्रदेश में आकर निवास करने लगे, तो यह अंतर प्रांतीय स्थानांतरण कहा जाता है। उसके बाद चौथा है स्थानिक स्थानांतरण। स्थानिक स्थानांतरण का तात्पर्य है कि अपने प्रांत के अंदर ही, प्रांत को भी ले सकते हैं या जिले को ही ले सकते हैं, कि एक जिले से हम किसी दूसरे जिले में चले जाएं या अपने जिले में एक भूभाग को छोड़कर किसी ब्लॉक या किसी ब्लॉक के स्तर, किसी एक ब्लॉक से हम दूसरे ब्लॉक में जाकर वहां बस जाए, यह स्थानिक स्थानांतरण कहलाता है। उसके बाद है विश्व के जो औद्योगिक विकास के जो देश हैं, उनमें जैसे कुछ यहाँ उदाहरण आते हैं कि जापान, यूएसए और रूस आदि के देशों में इसी प्रकार के प्रवास हुए हैं, ऐसा माना जाता है। ये पहला पक्ष रहा देश पक्ष में। दूसरा पॉइंट आता है काल पक्ष। काल पक्ष, अब काल पक्ष के अंतर्गत हम इनको जनसंख्या के प्रवास के रूप में देखते हैं। तो काल पक्ष में है, इसमें जनसंख्या का स्थानांतरण किन किन युगों में अथवा किन किन वर्षों में हुआ, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो काल पक्ष का स्थानांतरण जो है, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन से हैं काल पक्ष के? तो पहला आता है दीर्घकालिक प्रवास। दूसरे में पहला पॉइंट है दीर्घकालिक प्रवास। दीर्घकालिक प्रवास का तात्पर्य यहाँ है कि कोई इसका कोई दीर्घकालिक में कहता है कि इनका कोई निश्चित समय नहीं है। दीर्घ का तात्पर्य हो गया यहाँ काफी लंबे समय से, इसकी कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन लंबे समय से देखा जाए तो कह रहा कोई निश्चित समय नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे स्पेन, पुर्तगाल से लोग दक्षिण अमेरिका के लिए 17वीं या 18वीं शताब्दी
शताब्दी में जो है वहां के नागरिक स्पेन और पुर्तगाल के नागरिक अमेरिका में आकर के बसे। और देखा जाए तो अनेक बार ऐसे जो स्थानिक 17वीं 18वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल के लोग दक्षिणी अमेरिका के लिए जो 17वीं 18वीं शताब्दी में आकर के बसे, ये इनका बसने का या प्रवास करने का जो पक्ष माना जाता है, काल पक्ष के अंतर्गत ऐसे समय को मतलब 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो स्पेन और पुर्तगाल है, स्पेन और पुर्तगाल के जो नागरिक थे वे दक्षिण अमेरिका में आकर के बसे। तो यह एक दीर्घकालिक प्रवास हुआ। कहने का तात्पर्य 100, 200, 400 वर्षों से नागरिक जाकर के किसी दूसरे जगह पर बस गए, तो उनका लंबे समय से बसना दीर्घकालिक प्रवास कहलाता है। इसके अंतर्गत दूसरा है सामयिक प्रयास, सामयिक प्रवास। सामयिक प्रवास, अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जनसंख्या का प्रवास एक निश्चित समय में होता है। निश्चित समय में होता है, इसका तात्पर्य है कि जैसे साल में 3 मौसम होते हैं, तो मौसमी जो परिवर्तन होता है वह सामयिक प्रवास के अंतर्गत आता है। जैसा कि किताबों में उदाहरण के रूप में मिलता है कि सामयिक प्रयासों में हिमालय के उच्च प्रदेशों के निवासी, कहने का तात्पर्य कि हिमालय के अंतर्गत जो ऊंची ऊंची चोटियों पर जो वहां के आदिम लोग निवास करते हैं, जो भेड़ बकरी और पशुओं को पालकर अपनी जीविका चलाते हैं, तो ये व्यक्ति जो है देखा जाए तो हिमालय के अति उच्च प्रदेशों के निवासी शीतकाल में जो है ये व्यक्ति शीतकाल में अपने पशुओं को लेकर एक शुष्क या कहें पशुओं को लेकर नीचे के कोण घाटी या कोष्ण घाटियों में आ जाते हैं, और फिर ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते ही ये वापस पुनः अपने इसी उच्च हिमालय या कहें हिमालय के उच्च स्थानों पर पुनः वापस लौट आते हैं। ऐसी जो प्रतिक्रिया है या कहें कि ग्रीष्म ऋतु में वापस अपने ऊंची पर्वतीय गांवों को ये लोग लौट आते हैं। ऐसी जो प्रक्रिया इनका मौसमी स्थानांतरण कहलाता है या कहें कई सदियों से यह चला रहा है। तो यह एक सामयिक या मौसमी प्रवास होता है। पहले का तात्पर्य मौसम के चेंज होने से जो जनसंख्या 4 महीने 6 महीने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने के लिए चली जाती है, फिर अपने ग्रीष्म ऋतु में वापस अपने उसी हिमालय के ऊंची चोटियों पर फिर निवास करने के लिए चली आती है। ऐसे प्रवास को सामयिक प्रवास कहते हैं। सामयिक का तात्पर्य मौसम के अनुकूल, मतलब जब उनको मौसम के अनुकूल लगता है तो अपने स्थान को चेंज कर देते हैं, फिर उनका वही मौसम आ जाता है, उस स्थान को छोड़कर पुनः वापस अपने उसी हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर निवास करने के लिए अपने गांव वापस चले आते हैं। तीसरा है दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास, अब दैनिक प्रवास का तात्पर्य यह है कि बड़े नगरों और समीपवर्ती क्षेत्रों में देखा जाए तो दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या है उस संख्या में गांव के लोग कार्य करने के लिए आते हैं। कहने का तात्पर्य दैनिक प्रवास मतलब प्रतिदिन जो है आप देखते हैं कि गांव से जनसंख्या शहरों की ओर आती है, फिर कार्य अपना करके काम करके वापस शाम को अपने गांव वापस लौट जाती है। कहने का तात्पर्य कि दैनिक प्रवास का तात्पर्य हुआ कि मानव या मनुष्य
या जनसंख्या जो है दिन में कार्य करने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ आए, फिर शहर से शाम को वापस लौट गए अपने गांव। ये जो प्रक्रिया है इसे हम दैनिक प्रवास कहते हैं। दैनिक का तात्पर्य दिन भर हम कोई रोजगार या कोई कार्य करने के लिए अपने गांव को या अपने घरों को छोड़कर कुछ दूर चले जाते हैं, 10-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, फिर वापस लौट के शाम को अपने घर वापस लौट आते हैं। यह प्रक्रिया दैनिक प्रवास कहलाती है। इट इज क्लियर। आगे अब हम पक्षों की जो बात चल रही थी, दो पक्ष हुए हैं, देश पक्ष, काल पक्ष। और इसी के अंतर्गत अब हम तीसरे पक्ष की ओर चल रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है ये देश पक्ष, काल पक्ष हो गया। अब इसके बाद तीसरा है कारण पक्ष। कारण पक्ष के अंतर्गत क्या चीजें हैं? कहने का तात्पर्य कि जनसंख्या के प्रवास करने में क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों से जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने के लिए जाती है, तो वही हम चर्चा करेंगे अब कारण पक्ष के रूप में। तो कारण पक्ष में कहता है कि इसमें जनसंख्या के कारणों का देखा जाए तो जनसंख्या का जो स्थानांतरण है, इन स्थानांतरों के कारणों का इसमें अध्ययन होता है कि किस कारण से जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने के लिए जाती है। तो मानव स्थानांतरण में दो प्रक्रिया की या दो प्रकार की क्रियाओं की शक्तियों का प्रभाव होता है, जिसमें होता है पहला प्रवासकारी शक्ति और दूसरा है आवासकारी शक्ति। तो प्रवासकारी शक्ति क्या है? प्रवासकारी शक्ति में हम देखते हैं कि जिसके कारण किसी प्रदेश की जनसंख्या बाहरी प्रदेशों में प्रवास करती है, तो ये प्रवासकारी शक्ति हुई कि जिनके कारण किसी भी प्रदेश की जनसंख्या बाहरी प्रदेशों में प्रवास करती है, ये प्रवासकारी शक्ति। और आवासकारी शक्ति क्या है? आवासकारी शक्ति के अंतर्गत है कि जिसके द्वारा किसी प्रदेश में मानव का आवास होता है। दोनों प्रकार के स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ जो कारण पक्ष है, इस कारण पक्ष के क्या क्या कारण है? जनसंख्या प्रवास या जनसंख्या के स्थानांतरण, जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे प्रवास करने के लिए चली जाती है, उसी के कारण के पक्षों में आगे हम चर्चा करेंगे। तो इन कारण पक्षों में पहला जो कारण आता है, नंबर 1 फर्स्ट है भौतिक कारक। भौतिक कारक। अब यहाँ भौतिक कारक के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो धरातल है, भूमि है, वनस्पतियां हैं, ये सब जलवायु परिवर्तन जो हमारे यहाँ होता है, जलवायु का तात्पर्य मौसमी जो परिवर्तन है, जलवायु के अंतर्गत कभी आप देखते हैं हमारे देश में बड़े पैमाने पर मौसम या जलवायु हमेशा परिवर्तन होता रहता है। कभी आप देखते हैं ठंड का मौसम, कभी गर्मी का मौसम और कभी आप बरसात होने लगे। तो कहने का तात्पर्य कि जो जलवायु का परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन से हिमयुग में मानव जातियों के जो स्थानांतरण थे, वे बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुए हैं। और मध्य एशिया की जलवायु में जब शुष्कता आरंभ होती है, तो आरंभ होने से मानव वर्गों का स्थानांतरण भारत, चीन और यूरोप को हुआ। कहने का तात्पर्य कि जो भौतिक कारक है, इस भौतिक कारक में जलवायु परिवर्तन के रूप में देखा जाए तो हिमयुग में जो
मानव जातियां थी वे बड़े पैमाने पर स्थानांतरित हुए हैं या मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया है, जिसमें मध्य एशिया की जो शुष्कता है, मध्य एशिया में देखा जाए तो यहाँ की जलवायु में जब शुष्कता आरंभ होती है तो वहाँ की जनता या वहाँ की जनसंख्या किस प्रकार से मध्य एशिया से प्रारंभ हुआ तो वहाँ की जनसंख्या किस प्रकार से भारत, चीन और यूरोप को स्थानांतरित हुई है। और इसमें देखा जाए तो नदियों का जो मार्ग है उसमें भी काफी कुछ परिवर्तन होता है। जब बरसात होती है तो नदियों का जो जल है वह एकाएक बढ़ने लगता है और जल प्लावन होने लगता है, बाढ़ आ जाती है। तो यही चीजें हैं कि परिवर्तन, नदियों का जो मार्ग परिवर्तन है जिससे बाढ़ है, दुर्भिक्ष है, कभी कभी भूकंप आते हैं और कभी कभी हिमराशियों का बढ़ना, जो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं, जब वे पिघलना प्रारंभ करते हैं तो इनके पिघलने से या इनके उद्बोधन होने से कभी कभी ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के विस्फोट के होने से भी देखते हैं कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है प्रवास के लिए चली जाती है। तो ये जनसंख्या का जो प्रवास है उसके कारण के पक्षों में पहला कारक रहा भौतिक कारक, ये भौतिक कारक के अंतर्गत माने जाते हैं। दूसरा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, तो अब हम आर्थिक कारक के अंतर्गत इनको देखें तो आर्थिक कारकों में माना जाता है कि जैसे कभी कभी जिन भागों में विपन्नता का तात्पर्य विपत्ति, जैसे एकाएक कुछ क्षेत्रों में, जैसे वर्तमान समय में आप देख रहे हैं असम में बाढ़, बिहार में बाढ़, तो कहीं कभी जो आर्थिक विपन्नता आती है कि लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, जल प्लावन हो जाता, तो वहां की जनसंख्या जो है अपने भरण पोषण के लिए एक प्रांत को छोड़कर दूसरे प्रांतों में चली जाती है। तो इस कारण जो आर्थिक विपन्नता आती है तो आर्थिक कारक में देखा जाए तो लोगों को अपनी जीविका या अपने भरण पोषण के लिए देखा जाए तो जीवन निर्वाह के लिए जब कठिनाइयां आती हैं तो वे व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर या उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तो उनके लिए आवास और उनके भरण पोषण की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो कारक पक्षों में दूसरा कारक रहा आर्थिक, और तीसरा जो कारक है, तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के अंतर्गत हम देखें तो ईसा से 5वीं शताब्दी के बीच में देखा जाए तो उसके पूर्व तक का जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो प्रसार विश्व स्तर पर रहा तो उस समय खास तौर से अरब कंट्री के देशों में, अरब देशों में देखा जाए तो कहता है कि वहाँ अरब से मक्का और मदीना, और वहाँ मक्का और मदीना में हज करने के लिए देखा जाए तो बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। और धार्मिक संकटों के कारण देखें तो 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान, भारत के दो टुकड़े हुए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो इस समय 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय भारत से करीब करोड़ों लाखों की संख्या में मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते हैं
और पाकिस्तान से करीब लाखों की संख्या में हिंदू वापस भारत चले आते हैं। किसके लिए? यही प्रवास के लिए। ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है, इस कारकों के अंतर्गत देखिए यही कारक महत्वपूर्ण माना जाता है कि कभी कभी जो है धार्मिक उन्माद के कारण, कभी कभी धर्म के कारण जो है बड़े पैमाने पर जो है जनसंख्या का प्रवास होता है। एक देश से दूसरे देशों में जनसंख्या का प्रवास होता है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत तीसरा माना गया। कारक पक्षों में एक आखिरी बचा है राजनीतिक कारक। तो चौथा देखिए, चौथा जो पॉइंट है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक, इस राजनीतिक कारक के अंतर्गत देखा जाए तो जनसंख्या का जो प्रवास है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर निम्नलिखित रूपों में होता है। अब किन रूपों में होता है? जनसंख्या किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है? खास तौर से राजनीतिक कारक के अंतर्गत तो कभी कभी आप देखते हैं कि किसी एक देश का दूसरे देशों पर आक्रमण हो गया। आक्रमण के समय और उपनिवेश के समय कभी कभी बलपूर्वक स्थानांतरण, मतलब लोगों को जबरदस्ती अपने देश से दूसरे देशों को भेज दिया जाता है, निकाला दे दिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक थे, वे अमेरिका चले गए या फ्रांस चले गए या इंग्लैंड चले गए या जापान चले गए या विश्व के बहुत से देशों में भारत के नागरिक हैं। लेकिन जो ही वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि कोरोना का संकट जो चल रहा है, महामारी कोरोना 19 जो चल रहा है, इस कोरोना 19 के अंतर्गत बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में जो भारत के नागरिक बसे हैं वे वापस अपने देश लौट आते हैं। तो राजनीतिक कारकों में यही कारक माना जाता है कि बड़े पैमाने पर आक्रमण, विजय, उपनिवेश और बलपूर्वक स्थानांतरण और देश का विभाजन, इसके अंतर्गत राजनीतिक अशांति। उसके साथ साथ आप राजनीतिक कारकों में वर्तमान समय में जो आप कोरोना 19 चल रहा है, इसके कारण भी आप देख सकते हैं कि वर्तमान में भारत के बहुत से नागरिक विदेशों में या बहुत से देशों में जाकर बसे थे, पुनः वह वापस लौट आए अपने देश। ये राजनीतिक कारकों के अंतर्गत जो है जनसंख्या का प्रवास माना जाता है। आज के इस ऑनलाइन क्लास में यहीं पर मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजों को बताया जाएगा। धन्यवाद।